हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैप क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने इस भौकाल क्लास में स्वागत करता हूं। और स्टार्ट करेंगे बेटा। चैप्टर है तरंग प्रकाश की। 12th चल रहा है आपका और एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम के प्रिपरेशन जोर शोर से एकदम धमाकेदार धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। वन शॉट रिवीजन है, एक ही लेक्चर में इसको हम देखेंगे। लास्ट क्लास क्योंकि मैराथन क्लास थी और मैराथन क्लास में मैंने इस चैप्टर के और जितने भी एक्चुअली चैप्टर हैं सभी के डेरिवेशन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो ज़्यादा डेरिवेशन पर हम ध्यान नहीं रखेंगे। एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम सीखेंगे, जो कि है हाइगन के तरंग का सिद्धांत। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि आप क्या है सिलेबस बचेगा क्या। डेरिवेशन को अगर मैं हटा दूं तो उसके बाद क्या पढ़ना है, क्योंकि डेरिवेशन हम ऑलरेडी मैराथन क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेशन के अलावा बचता क्या है, जो छोटे छोटे 2-2 नंबर 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, वो कैसे आएंगे और किस प्रकार के टॉपिक से आएंगे देखते हैं। और एक टॉपिक को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टाइम टेबल आपको दिखा देता हूं फटाफट से। सभी बच्चे फटाफट से देखिए, टाइम टेबल नोट रखें। 6 बजे फिजिक्स की क्लास होती है। इससे पहले आपने केमिस्ट्री क्लास लगाई, इससे पहले आपने बायोलॉजी क्लास लगाई और अब आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी और फिर इसके बाद जो है मैथ की क्लास होगी। तो ये टाइम टेबल है क्लास का, याद रखेंगे। टाइम टेबल के बाद अगर मैं बात करूं फटाफट से, अगर आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है या मैं बोलूं इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत है, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेना है आपको टेलीग्राम, जैसा कि मैंने बता रखा है सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, जो नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से ओपन नहीं हो रहा है, मान लेते हैं अगर कि चलो प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, यूपी बोर्ड हैप क्लासेस सर्च करना है और आपको जो है पेज दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। फटाफट से जितने बच्चे हैं फटाफट से एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको शेयर करते रहें, ठीक है। ये आपको करते रहना है, याद रखना है और दूसरों को भी करने के लिए बोलते रहना है। और आप अगर वहां ध्यान देंगे तो एक घंटी है जो बज रही है, तो इस घंटे को बजाते रहना है, ठीक है। और घंटा कैसे बजेगा, सब्सक्राइब करके। क्लियर है, तो ये याद रखें। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा है, जाना है कि जो यूपी बोर्ड है, जो कोविड-19 के कारण जो 30% सिलेबस हटाया है, तो इस चैप्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड का, ये हम देखेंगे। मतलब कोविड का प्रभाव का मतलब कोविड की वजह से इस चैप्टर से हटाया क्या गया है। तो जैसे कि प्रकाशिकी से मैंने आपको दिखाया था कि प्रकाशिकी से दर्पण वाला सब हटा दिया था और जो 10th में लगभग चीजें आपको पढ़ाई थी वो हटा दिया गया था। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी की विवेचन क्षमता हटा दी थी। यहां पर इस चैप्टर की मैं बात करूं, अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी की मैं अगर बात करूं, तो ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग, तो कुल मिला के ध्रुवण से रिलेटेड जितने भी नियम है और ध्रुवण और पोलराइजर सारा कुछ हटा दिया गया। तो ध्रुवण वाला पोर्शन पूरा का पूरा एकदम अलग कर दिया गया है। सिर्फ तरंग प्रकाशिकी में अगर मैं बात करूं तो हाइगन का तरंग सिद्धांत, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विवर्तन, यही बाकी है। इसके अलावा सब कुछ हटा दिया गया है, याद रखेंगे। तो जो चीजें मैंने नाम ली हैं उसमें से बहुत सारे डेरिवेशन में ऑलरेडी कर रखे हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, बाकी के चैप्टर में आगे आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कि प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश की एक यूनिट है, प्रकाशिकी की बात करूं तो 13 नंबर का इस चैप्टर से देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में भी समझाया था। तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी क्योंकि 2 हो जाती हैं, इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं इसके, किरण और तरंग। किस प्रकार से ये बटेगा, तो किरण प्रकाशिकी आप जानते हैं और तरंग प्रकाशिकी आप जानते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। किरण प्रकाशिकी को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 13 नंबर का कंबाइन आएगा दोनों के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पोर्शन देखूं, ठीक है, पोर्शन अगर मैं देखूं तो आप ये बोल सकते हैं कि 7 नंबर का, ये ज्यादा नंबर का यहां से आएगा। अगर मैं 7 नंबर का यहां से मानूं तो आप कह सकते हैं कि 6 नंबर का यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। 7, 6, 13। वैसे ही कई बार देखने को मिला है कि यहां से 6 नंबर से कई बार ज्यादा भी पूछ लिया गया है, तो यहां से कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर इन जनरल में बात करूं, मोटा मोटी बात करूं, हर सेट की अगर मैं बात करूं, तो 7 में से 6 सेट ऐसे होंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है 7 सेट ऐसे हो जिसमें किरण प्रकाशिकी से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले, तरंग प्रकाशिकी से थोड़े से कम प्रश्न आते हैं या 2 ही प्रश्न आते हैं, जबकि किरण प्रकाशिकी से 3 प्रश्न तक आ जाते हैं। तो ये याद रखेंगे। यहाँ से बड़े प्रश्न बनते हैं, दोनों जगह से 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये याद रखें। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है या बनता है।
अब यहां से जो 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कितना बनते हैं, तो हम दोनों चैप्टर को इक्वल मान के चलेंगे यहां पर। हालांकि ये किरण प्रकाश की चैप्टर थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा बड़ा है, तरंग प्रकाश की थोड़ा छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, क्योंकि किरण प्रकाश की वाला चीज क्लास 10th में कुछ ना आपने पढ़ा था, लेंस को लेके, दर्पण को लेके, ये परावर्तन अपवर्तन, इस तरह की चीजें क्लास 10th में भी थी। इसलिए तरंग प्रकाश की अपने आप में अलग है, जो कि क्लास 12वीं में आने के बाद ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरण प्रकाश की के साथ साथ इक्वल ही बोल सकते हैं, ज्यादा कम तो नहीं बल्कि इक्वली इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन अगर प्रकाश की से मैं बात करूं, किरण प्रकाश की के अंदर बचा क्या, ये सारी चीजें निकालने के बाद, तो देखो किरण प्रकाश की तो हमने आपको दिखा दी, प्रकाश की से जो तरंग प्रकाश की वो क्या बचे, वहां पर अगर मैं बात करूं तो कहां से, तो यहां पर देखेंगे तरंग प्रकाश की यहां से स्टार्ट होती है, ये तरंग प्रकाश की का सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है। तरंग प्रकाश की तरंगाग्र के बारे में हमें जानना है, तरंगाग्र के बारे में पूछा जाएगा तो 1 नंबर का, 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाइगन का तरंग सिद्धांत बहुत ही कम पूछा गया, लेकिन पूछा गया है, खास करके द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो अगेन 2 नंबर का मैक्सिमम पूछा जा सकता है, 1 से 2 नंबर का, इससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं पूछा जाता। तरंगाग्र के उपयोग, अगर तरंगाग्र की परिभाषा और तरंगाग्र के 2 उपयोग या 4 उपयोग पूछेगा तो 2 नंबर का बनेगा, अदरवाइज 1-1 नंबर की है। अच्छा, तरंगाग्र का उपयोग करके समतल तरंगों का, ठीक है, समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, तो अगर परावर्तन और अपवर्तन पूछेगा तो 3-3 नंबर के प्रश्न बनेंगे। याद रखें, हाइगन के सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन व्युत्पन्न करना, यह है 3-3 नंबर के। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट व्यतिकरण, जो कि 5 नंबर का आता है, यंग का द्विझिरी प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 5 नंबर का। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालते हैं, 5 नंबर का है पूरा का पूरा। कला संबद्ध स्रोत के बारे में पूछा जाता है कई बार, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, द्विझिरी प्रयोग में आपको दिखाना होता है कि एनवी जो है उच्चिष्ट की, एनवी निम्निष्ट की दूरी बताइए सेंटर से, ठीक है, पर्दे के केंद्र से, तो यह पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, प्रतिपालित व्यतिकरण मतलब सिंपल सी बात है, व्यतिकरण की हम बात कर रहे हैं। प्रतिपालित व्यतिकरण मतलब कुछ हम स्लिट वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसमें मैं डिटेल में आपको, क्योंकि दिखा रखा था, एक स्लैब लगा देते हैं रास्ते में, ठीक है। अब एकल झिरी प्रयोग, एकल झिरी के कारण या एकल झिरी प्रयोग करके हमें विवर्तन निकालना है। विवर्तन जो उसमें लेंस वाला हमने आपको डेरिवेशन कराया था, विवर्तन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालते हैं। तो 5 नंबर का विवर्तन ये भी बनता है, और 5 नंबर का टॉपिक आपको व्यतिकरण दिखता है, तो 5-5 नंबर के 2 टॉपिक है। अध्यारोपण का सिद्धांत आप कहीं भी देखेंगे है नहीं, बट अध्यारोपण का सिद्धांत व्यतिकरण के साथ ही आ जाता है, क्योंकि व्यतिकरण भी अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताया नहीं था, इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, 5-6 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी फटाफट से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्लास के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, और ये घंटी लगातार बजती रहनी चाहिए। याद रखेंगे आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? आगे चले क्या? फटाफट से बोलिए आगे चले। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, और वेलकम टू द भौकाल क्लास। अब भौकाल क्लास में आ गए हैं तो एक बार आपको डेरिवेशन में दिखा देता हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ना तो बचेगा ही। अब आंख मूंद कर अंधों की तरह, जिसको कहते हैं गधे की तरह मेहनत करना, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। हमें यह जानना है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल कितना मिलने वाला है, क्योंकि अब हमें वही मेहनत करनी है, वहीं पर मेहनत करनी है जहां से हमें फल प्राप्त हो, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, यहां पर टॉपिक को चूज करके ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आंख मूंद के जो भी दिखेगा हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर में जो 5-5 नंबर के हो सकते हैं। पहला है व्यतिकरण से रिलेटेड YDSE, जिसको बोलते हैं यंग का द्विझिरी प्रयोग, यंग का द्विझिरी प्रयोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो पूछा जाता है, और इस बार भी यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, चाहे अथवा में हो चाहे डायरेक्ट हो, पूछा जाएगा, याद रखें। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक है, और ये आएगा ही आएगा, ये याद रखें, ये आएगा ही आएगा, ये आप याद रखें कि ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 7 सेट में से एक्सपेक्टेड है कि 6 सेट में तो दिख ही जाएगा, हो सकता है 7 सेट में दिख जाए, लेकिन 6 सेट में अगर इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं कहेगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो इससे पूछा जाएगा, ये याद रखें। भले ही 3 नंबर का पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जाएगा, चाहे इसका छोटा सा पार्ट ही पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जाएगा। अगर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक नहीं पूछा जा रहा है तो कम से कम इतना पूछ सकता है। देखो, चौड़ाई तक अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर का आपका आ जाएगा। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ लेता है
कि जो पर्दा होता है पर्दे के केंद्र से एनवी फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक बताओ। एक्स एन का मान जो आप निकालते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था एक्स एन बराबर आप निकालते हैं, ये अगर आपको यही तक पूछा जाता है तो ये मान लीजिए आपकी 3 नंबर का बनेगा। अगर आपसे बीटा का पूछता है, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी आप जो निकालते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो ये अगेन 5 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से बन सकते हैं। अगर आधा पूछा जाएगा तो 3 नंबर का, पूरा पूछा जाएगा तो 5 नंबर का, लेकिन पूछा जाएगा, याद रखें, बार बार मैं बोल रहा हूं। इसके बाद आता है जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है विवर्तन। व्यतिकरण के बाद ये व्यतिकरण से रिलेटेड है, याद रखें, ये व्यतिकरण से रिलेटेड है, मैंने आपको बता रखा डिटेल में, ये विवर्तन से रिलेटेड है। और विवर्तन में केंद्रीय, एक ही चीज है पूछा जाना, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पूछी जाती है। अगेन बीटा बराबर लैम्डा डी बाई ए आ जाता है। ए क्या होता है? फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज की मोटाई एक्चुअली, ठीक है, फ्रिंज की विड्थ ऑफ फ्रिंज ले लेते हैं। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसको 3 स्टार लगाया है तो इसको डबल स्टार लगाऊंगा मैं। और ये ऐसा डेरिवेशन है जो कि बहुत कम पूछा गया है। मैंने देखा, जैसे 2020 का एग्जाम्पल लूं, अगर 2020 के एग्जाम में देखूं तो सिर्फ एक सेट में आपको ये देखने को मिला है। बाकी विवर्तन होता क्या है, विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है, इस प्रकार से करके 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, 2 नंबर के या 3 नंबर के। लेकिन ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन 5 नंबर के लिए सिर्फ एक ही सेट में पूछा गया था, वो भी अथवा में पूछा गया था। तो ये आप याद रखेंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में एग्जाम हुआ था, 21 में हुआ नहीं। तो इस बार हो सकता है 2022 के एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में आपको बड़े नंबर का प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाए हो, ठीक है। तो ये याद रखें। लास्ट यहां पर अगर मैं बात करूं तो लास्ट यहां पर है हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। और हाइगन का तरंग सिद्धांत जो है बेटा, इसकी मदद से, हाइगन के तरंग सिद्धांत के मदद से, हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन या अपवर्तन, चाहे परावर्तन को पूछेगा चाहे अपवर्तन के लिए व्यंजक, या आप बोल सकते हैं कि व्यंजक पूछ ले, इसको सिद्ध करना, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। एक तो ये पूछ सकता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, परावर्तन का जो है सूत्र का निगमन करना है, परावर्तन को सिद्ध करना है तरंग सिद्धांत से। या आपसे पूछ लो कि स्नेल का नियम, जिसको बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू या 1 म्यू 2। तो ये जो डेरिवेशन है ये अगेन 5 नंबर का हो गया, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं कि पूछा जाएगा, सिर्फ एक बार ये पूछा गया है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है, और यही पूछा जाएगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब इस चैप्टर में इनके अलावा बचा क्या है, तो इनके अलावा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में। अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हाइगन का तरंग सिद्धांत आता है, उसके बाद व्यतिकरण आता है। व्यतिकरण में आपको व्यतिकरण से पहले अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जो कि बचा हुआ छोटा टॉपिक है। अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा नहीं गया, लेकिन अध्यारोपण से ही व्यतिकरण बनता है। अध्यारोपण ही है एक तरह का, विशेष तरह का अध्यारोपण है। तो मैं अध्यारोपण को मैं आपको बताने वाला हूं इस लेक्चर में, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, आपको दिखाऊंगा अभी पिछले साल के प्रश्न, तो आप देखेंगे कि और कुछ है ही नहीं। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है 1 नंबर में पूछेगा, या विवर्तन के लिए फिर ये पूछेगा तो 5 नंबर बन जाएगा। व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से क्या समझते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर का। व्यतिकरण से रिलेटेड ये वाला डेरिवेशन पूछेगा, अगेन 5 नंबर का। तो ये जो टॉपिक थे ना सब खत्म हो चुके हैं, इस 3 में ही सारे टॉपिक है, पूरे चैप्टर इसी 3 टॉपिक पे है, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट वाला पोर्शन था ध्रुवण वाला पूरा हटा दिया गया है, नहीं तो ध्रुवण भी पूछा जाता था 5 नंबर का, पोलराइजर्स का प्रयोग करके, मेलस का नियम लगा के कि उसको थीटा घुमा दिया गया है, विश्लेषक को अगर मैं इतना कोण घुमा दूं तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह से करके 5 नंबर पूछा जाता था, बट नहीं है अब, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किया आपको, पहले तो चैप्टर के बारे में ब्रीफ दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का छोटा छोटा जो पॉइंट है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, तरंग सिद्धांत है क्या हाइगन का, इसको डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरेटिकली है तो थ्योरेटिकल वाला है तो इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए, ध्यान रहे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज रुकनी नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और बच्चों के साथ शेयर करते रहे ताकि उनको भी पता चलता रहे कि क्लासेस चल रही हैं, और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या जो परेशान इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी सही जगह मिल पाए कि वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करके, भले ही कम टाइम बचा है बट हो सकता है कि इस कम टाइम में भी
2 लेक्चर 3 लेक्चर भी अगर मेरे वो देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा एग्जाम में, ठीक है, या बहुत सारा फायदा हो सकता है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं यहां पर ये चीजें लेके आता हूं। अच्छा, प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत या तरंग सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था? हाइगन ने प्रतिपादित किया था। आप देखेंगे हाइगन द्वारा, हाइगन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रतिपादित किया था, और इनके अनुसार क्या था, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में काल्पनिक माध्यम, याद रखिएगा, काल्पनिक माध्यम का नाम ईथर है, ईथर में संचरित होती है। संचरित मतलब गमन करती हैं, गमन भी बोलते हैं, या चला करती हैं, गमन करती हैं, संचरित होती हैं। अब ईथर में लिखा है, ईथर वह काल्पनिक माध्यम है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने अपनी थ्योरी को सही करने के लिए या थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए एक कल्पना की, और इसी कल्पना को लेकर के ये आगे बढ़े। बाकी सारी चीजें रियल हैं, बस एक थ्योरी में एक चीज काल्पनिक है, जो कि माध्यम लिया है इन्होंने। प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको ऐसा लगा, और वो माध्यम इन्होंने माना कि ईथर है, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि ईथर एक ऐसा काल्पनिक माध्यम है जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मतलब पूरे ब्रह्मांड में है, हर जगह है, ठीक है, समदैशिक है, एक ही समान है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, भारहीन है, कोई भार नहीं इसका, न्यूनतम घनत्व वाला है, कुछ इस प्रकार का घनत्व है, ठीक, कुछ इस प्रकार का इसका जो है रूप है, ईथर इस प्रकार का गुण रखता है, ठीक है। तो आपको इतना नहीं आना है, बस इतना जानना है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित होता है। यही बोला था किसने? हाइगन ने। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इस सिद्धांत के लिए क्या क्या इन्होंने बोला है, इस सिद्धांत में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या शब्द हैं। तो यह सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगों के लिए सत्य है, सभी प्रकार की जो तरंगे हैं सबके लिए सत्य है। समान कला में कंपन करने वाले ईथर कणों की निधि लोकस को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की यह परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, मैं आपको बता दूं, इससे भी इजी परिभाषा भी तरंगाग्र की आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही परिभाषा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, नेक्स्ट परिभाषा जो आपको दिखाऊंगा उसको आप यहां पर कॉपी करके चेप देना, ठीक है, सही है। अच्छा, प्रकाश माध्यम में तरंगाग्र के रूप में गमन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है आपको। जब प्रकाश माध्यम में गमन करता है तो वह माध्यम के कण कंपित होते हैं। कौन से माध्यम? ईथर माध्यम कंपित होता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, क्योंकि तरंग जो है विक्षोभ के कारण ही उत्पन्न हो रही है ना, तो विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र पर जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र क्योंकि माध्यम में चल रहा है, तो तरंगाग्र जिस माध्यम में चल रहा है, तो एक तरंगाग्र को अगर मैं लूं और उस तरंगाग्र को अगर मैं देखूं तो जितने भी बिंदु उस तरंगाग्र पर उपस्थित हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, मतलब वो खुद एक दूसरी तरंग उत्पन्न कर रहा होता है। हर एक तरंगाग्र जो सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश और प्रकाश के वेग से समस्त दिशा में चलता है, अर्थात प्रकाश के वेग मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ता है। तरंगाग्र की किसी दी हुई स्थिति से नवीन स्थिति ज्ञात करने के लिए, नई स्थिति पता करना है, अगर तरंगाग्र का मान लो कोई स्थिति आपको पता है, अब उसके आगे की नई स्थिति आपको पता करना है, ज्ञात करने के लिए द्वितीयक तरंगिका जो होती है उस पर स्पर्शीय पृष्ठ खींचते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंशियल सरफेस खींचते हैं, तो एक नई स्थिति पता चलती है, या हमें तरंग के चलने की दिशा ज्ञात होती है, किस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है। इसको समझते हैं, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट लिखे थे, खास करके ये पॉइंट चौथा और 5वां, इन दोनों को समझने के लिए एक चित्र का सहारा लेंगे। तो जैसे ये स्रोत है, इसको देखेंगे आप, ये स्रोत है, कौन सा स्रोत? प्रकाश स्रोत है। यहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, मान लो बल्ब जल रहा है। अब इससे कुछ दूरी पर जाके हमने क्या किया, एक काल्पनिक लाइन खींच दी, एक लाइन खींची, लाइन है ए बी। अब ए बी पर मान लेते हैं 4 बिंदु थे, ये माध्यम है, हर जगह चारों तरफ माध्यम है, ईथर माध्यम में मान रख रहे हैं, और ये 4 बिंदु है 1 2 3 4। अब ये माध्यम के जो कण है ये भी कंपन करेंगे, कंपन कर रहे होंगे। अगर इस माध्यम को देखो, इस माध्यम में उपस्थित इस कण को देखो, देखो तरंगाग्र ए बी क्या है? तरंगाग्र है बेटा, ए बी क्या है? तरंगाग्र है, ठीक है, ए बी क्या है बेटा? तरंगाग्र है, जिसको हमने माना है वो क्या है? तरंगाग्र, जो हमने खींचा है, ठीक है, जो रियल तरंगाग्र हम बोल सकते हैं। अब तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु, यहां पर लिखा है ना, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है। ये क्या करेंगे? ये खुद भी कंपन करेंगे, क्योंकि माध्यम के कण सभी कंपन करते हैं ना, तो ये भी कंपन करेंगे। तो जब ये कंपन करेंगे तो द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न होगा। ये द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है, और इस पर ये A1 B1 जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये बताता है कि चलने की दिशा क्या है। इसी को ये जैसे A1 A A2 इसको सीधा करके यहां पर दिखाया गया है,
कि सभी समान कला में है। समान कला का मतलब होता है कि सभी के बीच में, जैसे इसका 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 अगर मैं बात करूं, पहले से लेकर चौथे तक कणों की बात करूं, तो हर एक कण एक साथ कंपन कर रहा है, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। मतलब दोनों के बीच के कोण की अगर बात करूं, सभी के कोण सेम है, कलांतर 0 है, मतलब फाई का मान यहां पर 0 है, इनके बीच में कलांतर 0 है। सभी कण एक ही जैसा कंपन कर रहे हैं, सभी एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, सभी एक साथ नीचे जा रहे हैं, इस प्रकार से कुछ कंपन चल रहा है। क्लियर है? और तरंग आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और ये हर एक बिंदु जो कंपन कर रहा है एक नई तरंग को उत्पन्न कर रहा है, जिसको द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार से द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थ, ऐसे तरंगाग्र उत्पन्न होते रहते हैं और चलता रहता है। प्रकाश आगे माध्यम में बढ़ती रहती है प्रकाश की चाल से। प्रकाश अपने चाल से ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ती रहे। तो प्रकाश के चलने की दिशा आप देख सकते हैं, ये है, इस प्रकार से प्रकाश आगे जा रही है और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये था हाइगन का तरंगिका का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत आपसे पूछे तो ये वाला चित्र इस प्रकार से बनाना है। कोई दूरी आपको r ले लेनी है, किसी दूरी r पर आप जाइए और एक चाप लगा दीजिए, इस चाप पर 3-4 बिंदु ऐसे खींच दीजिए और इसको डॉट 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 बनाइए, एक और खींच दीजिए, एक और खींच दीजिए, नाम लिख दीजिए, हो गया खत्म। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतना बना देंगे चलेगा। ठीक है, यही आपको बनाना है यहाँ तक का। आप बुक में भी देखेंगे तो आपके यहीं तक बना है। क्लियर है? मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इत्मीनान टाइम है, इफराट टाइम है, क्योंकि हमारे पास जो है हमने डेरिवेशन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों का वीक होता है बहुत ज़्यादा। आपका भी पता होगा, आपको पता है कि आपका चैप्टर भी ये वीक है। ठीक है, कुछ ही बच्चे हैं जिसका वीक नहीं होता, नहीं तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ 100 में से अगर मैं बात करूँ तो 95 बच्चे जो होते हैं ना, 95 जो बच्चे होते हैं उनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। और खास करके तरंग सिद्धांत जब हम समझने की बात करते हैं वहां पर प्रॉब्लम आती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तरंगाग्र को समझ नहीं पाते, तरंगाग्र को समझेंगे। अब इस जो नियम की बात करें तो इस नियम का सक्सेस क्या रहा, ये नियम कितना सक्सेसफुल रहा, या क्या क्या एक्सप्लेन किया, इस नियम की मदद से हमें क्या क्या चीजों को जानने को मिला। तो इस मत द्वारा, ठीक है, निम्न घटनाओं की व्याख्या संभव हो पाई। ठीक है, क्या क्या? जो हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया उसके अनुसार प्रकाश के कितने गुणों को व्याख्या करना संभव हो पाया, या जो है व्याख्या कर पाए। तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सभी घटनाओं को ये जो सिद्धांत है बिल्कुल 100% तरीके से, एक्यूरेट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, ऋजुरेखीय मतलब सरल रेखा में चल रहा है ना, तो सरल रेखीय संचरण। ऋजुरेखीय मतलब सरल रेखीय संचरण, एक सरल रेखा में प्रकाश चलता है ना, वही सीधी रेखा में। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम से अधिक क्यों होता है, ये भी एक्सप्लेन कर पाया। ये जो है मत है। और इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर लिखी है, चौथा पॉइंट मैं इस पर डाल देता हूँ, ध्रुवण भी ये एक्सप्लेन कर पाया। ध्रुवण को यहाँ पर हटा दिया था क्योंकि ध्रुवण सिलेबस से हट गया है, आपको ये पढ़ना भी नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर सिलेबस के पार्ट है, पढ़ने हैं। एक चीज जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो क्या थी बेटा, एक चीज के व्याख्या नहीं कर पाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हम पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानेंगे। वैसे तो आपको डेरिवेशन इसका दिखा दिया है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से, लेनार्ड का क्या था वो दिखा दिया है। तो बहुत बेसिक सा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे या ये नियम नहीं कर पा रहा है। हाइगन का नियम जो है तरंग सिद्धांत की मदद से इस प्रभाव की या इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, या कर पाना संभव नहीं हुआ। अब तरंगाग्र क्या है, इसकी सिंपल सी परिभाषा मैंने कहा थी आपको बताऊंगा, तो सिंपल सी परिभाषा है तरंगाग्र, जिसको वेव फ्रंट। तरंगाग्र को समझने का मतलब तरंगाग्र 2 शब्दों से मिलकर बना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तरंग का आग्र मतलब आगे वाला पार्ट, जो तरंग चल रही ना, तरंग का आगे वाला पार्ट। ठीक है, तरंगाग्र। जैसे आप एक शांत जल हो, मान लो एक तालाब में पानी भरा है, आप एक कंकड़ लो, चुपचाप तालाब में बीच में मान लो एक कंकड़ मार देते हैं या पत्थर एक फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक लहर उत्पन्न होती है। किस प्रकार से, एक जगह आपने कंकड़ डाला तो आप देखते हैं इस प्रकार से इससे गोल 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 इस तरह से तरंग उत्पन्न होती है, और ये तरंग किनारों की तरफ बढ़ती चली जाती है, ऐसे चारों तरफ ऐसे बढ़ती चली जाती है ना। तो ये जो है, जैसे ये मान लो पहली तरंग ये थी, तो ये जो पहली तरंग है ना, तो इसका आगे वाला जो हिस्सा ये तरंगाग्र है, ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो तरंग ही तो है, तरंग का आगे वाला हिस्सा ही तरंगाग्र है, इस प्रकार से है ना। तो हर एक तरंग का तरंगाग्र होता है। अब जो है तरंगाग्र को अगर मैं देखूं तो वेव फ्रंट, वेव का मतलब तरंग का, फ्रंट मतलब आगे वाला हिस्सा, वेव फ्रंट। समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ, ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात लिखी है, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ मतलब रास्ता। जैसे
चार कण इस प्रकार से अगर कंपन कर रहे हैं एक माध्यम में, तो ये बिंदु पथ जो है, ये इनको मिलाने वाला, जो कणों को एक दूसरे से मिलाने वाली जो रेखा है, इसको अगर मैं मिला दूंगा तो ये जो रेखा एक तरह से बनेगी, जो रास्ता बन रहा है, यही तरंगाग्र होगा। क्लियर है? तरंगाग्र के प्रकार कुछ है, तो तरंगाग्र का प्रकार जो है निर्भर करता है, तरंगाग्र का जो आकृति है वो निर्भर करता है प्रकाश स्रोत के आकार पर। प्रकाश स्रोत किस आकार का है, किस प्रकार का है, प्रकाश स्रोत किस प्रकृति का है, किस प्रकार से बना हुआ है, उसी प्रकार से तरंगाग्र बनेगा। तो तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र के प्रकार को बताइए। तो तरंगाग्र 3 प्रकार के हैं, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। तो बिंदु के आकृति का अगर स्रोत है, स्रोत की प्रकृति, स्रोत की आकृति कैसी हो, अगर एक बल्ब जल रहा है तो बल्ब के चारों तरफ प्रकाश निकलेगा, तो जो है गोलीय तरंगाग्र होगा। जैसे मान लो यहां पर बल्ब जल रहा है तो प्रकाश इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, सामने भी आ रहा है, पीछे भी जा रहा है, चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो तरंगाग्र कैसे बनेगा बेटा, गोलीय बनेगा। अगर मैं आर दूरी पर चल के देखना चाहूं कि मान लो यहां से स्रोत है, ये एस है, एस पॉइंट है, स्रोत है, यहां से आर दूरी पर अगर मुझे देखना है कि आर दूरी दूर जाके बल्ब से आर दूरी दूर पर अगर मैं देखूं तो इसके आयाम में क्या फर्क आया। जो तरंग उत्पन्न हुई, तरंग का आयाम होता है ना, ऊर्जा क्योंकि कम होती चली जाती है, जैसे 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 बल्ब के पास सबसे ज्यादा प्रकाश है, ऊर्जा भी सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो क्या होती है, ऊर्जा कम होती चली जाती है, ऊर्जा में हानि होनी स्टार्ट हो जाती है। तो किस प्रकार से ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किस प्रकार आयाम में परिवर्तन होता है। तो आयाम में परिवर्तन आप देखते हैं कि 1/r² के समानुपाती होता है आयाम ए। आयाम लिखा ना, आयाम मतलब ए। तो आयाम में जो परिवर्तन है 1/r के साथ, 1/r के साथ मतलब जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज्यादा आयाम कम होता चला जाएगा। मतलब आयाम कुछ ऐसा समझिए कि पहले आयाम बहुत ज्यादा था, फिर आयाम घटने लगा और घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, इस प्रकार से होता चला जाएगा धीरे धीरे। क्लियर है? पहले ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आयाम कम होता चला जाएगा। क्लियर है? आयाम ये होता है, ये सबसे ऊंचाई, जैसे ऊंचाई है तो आप देखें ऊंचाई कम होती चली जा रही है, इधर से भी ऐसे ऊंचाई कम होती चली जा रही है, तो आयाम है। ठीक है, अब आयाम के साथ ही रिलेटेड होता है तीव्रता। तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं, कैपिटल आई से निरूपित करते हैं, और इंटेंसिटी बोलते हैं। इसके लिए आपको सूत्र बताया था कि जो आई होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा a² के, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये याद रखिएगा। उसी से वो फॉर्मूला बनेगा। तो a का वर्ग करेंगे तो 1/r का वर्ग 1/r²। क्लियर है? बेलनाकार तरंगाग्र तब बनेगा जैसे ट्यूबलाइट हो। एक बल्ब जल रहा था तो क्या हो रहा था, गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। एक ट्यूबलाइट जैसे रॉड जिसको आप बोलते हैं जला दो, जैसे शादी वगैरह में होता है ना, जनवास में बारातियों के स्वागत के लिए या हर जगह लाइट लगाने के लिए लगाते हैं ना, लाइट करने के लिए, प्रकाश करने के लिए। अब सोचिए कि एक बेलनाकार, जैसे ये मेरा पेन, सोचो कि एक जो है रॉड है और ये जलना स्टार्ट करेगा, तो ये यहां से यहां तक पूरा जलेगा। तो तरंगाग्र कैसे, तरंग कैसे उत्पन्न होगा, प्रकाश ऐसे चारों तरफ से, इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा ना प्रकाश। अगर ये जलना स्टार्ट हो जाए तो चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे रॉड होता है, जिसको आप रॉड बोलते हैं या जिसको आप ट्यूबलाइट बोलते हैं, तो इससे उत्पन्न होने वाला तरंगाग्र क्या होगा, गोलाकार नहीं बल्कि बेलनाकार होगा, क्योंकि आकृति ही स्रोत की कैसी है, बेलनाकार। तो रैखिक स्रोत हो या रेखा छिद्र के रूप में इस प्रकार से कोई स्रोत हो तो इसमें बेलनाकार जो है उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे इसकी आयाम की बात करें तो इसके आयाम में परिवर्तन 1/√r होता है, और अगर मैं तीव्रता की बात करें तो 1/r के साथ आता है, मतलब इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। इसमें काफी तेजी से तीव्रता घटती है, इसमें तीव्रता और आयाम दोनों धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं। समतल क्या है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा हो, काफी बड़ा सा प्रकाश स्रोत हो, काफी बड़ा सा प्रकाश स्रोत जल रहा हो, तो वहां से निकलने वाला, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है इतना दूरी और अत्यधिक दूरी है सूर्य की, और सूर्य बहुत बड़ा भी है, तो वहां से आने वाला प्रकाश, वैसे तो देखा जाए तो सूर्य गोल है, लेकिन सूर्य इतना बड़ा है कि उसके छोटे से हिस्से को भी हम देखें अगर, तो वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो उसका जो छोटा सा हिस्सा जहां से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। पूरे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर थोड़ी आ रहा है, बहुत छोटे हिस्से का आ रहा है, और उस छोटे हिस्से से प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है इतनी दूरी तक, ठीक है, तो वो लगभग अगर देखा जाए तो अनंत जैसी दूरी से आ रहा है, बहुत दूरी से आ रहा है, तो क्या हो जाता है, सीधा सा प्रकाश दिखता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि प्रकाश जो है ऐसे हो रही है, इधर मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है, नहीं, या ऐसा भी नहीं हो रहा है कि दूर हटती चली जा रही है प्रकाश किरण, ऐसे भी नहीं हो रही है, वो एकदम सीधा चलती हुई दिखेगी। तो आप देखेंगे तो ए जो है कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाएगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, और ऊर्जा भी एक समान सी लगती है, नियत सी लगती है। तो इस प्रकार के 3 तरंगाग्र होते हैं, इसको डिटेल में मैंने समझा दिया, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तरंगाग्र की कुछ विशेषताएं। देखो तरंगाग्र को इतना मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हमने डेरिवेशन क्योंकि कर लिए हैं तो टाइम है हमारे पास, तो इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
तो तरंगाग्र की विशेषता क्या है? तरंगाग्र पर भिन्न भिन्न स्थित भिन्न भिन्न कणों के मध्य कलांतर शून्य होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक साथ सभी कंपन करते हैं, एक साथ सभी उठ रहे हैं, एक साथ सभी नीचे जा रहे हैं, इस प्रकार से कंपन चल रहा है। सार्वत्रिक माध्यम, एक समान कोई माध्यम है तो सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से संचरित होगा, प्रकाश के वेग से ही तरंगाग्र चलेगा। ठीक है। सार्वत्रिक माध्यम में बिंदु प्रकाश स्रोत से सदैव गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होता है, अभी दिखाया आपको। ठीक है। असार्वत्रिक, अगर कोई माध्यम ऐसा है जो सार्वत्रिक नहीं है, सार्वत्रिक मतलब हर जगह एक समान रूप से नहीं है, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न वेग से तरंगाग्र चलेगा और इस पर खींचा गया अभिलंब प्रकाश किरणों की दिशा को बताता है, प्रकाश किरण को दिशा को बताएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि मान लो एक प्रकाश स्रोत है, ये एक प्रकाश स्रोत है, अब इससे चारों तरफ प्रकाश इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। देखो इस प्रकार से, मान लो इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, मैं किसी एक डायरेक्शन को ले रहा हूं, किसी एक डायरेक्शन को इस प्रकार से ले रहा हूं कि इस डायरेक्शन में ऐसे प्रकाश जा रहा है और मैं, अरे इधर भी निकल रहा है, इधर भी, हर तरफ मैं एक डायरेक्शन में एक तरफ ले रहा हूं। अगर मैं कहीं पर किसी भी पॉइंट पर कुछ दूरी ले करके, आर दूरी लेके एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दूं ऐसा, तो काल्पनिक पृष्ठ जो खींच रहा हूं, अगर मैं इस पर ऐसे कुछ बिंदुओं को देखूं, इस पर कुछ बिंदुओं को देखूं, ये क्या है? तरंगाग्र इसको मैं बोल दूं, चलो ए बी एक तरंगाग्र मैं बोल दूं कि ए बी एक तरंगाग्र है। तो इस पर स्थित सभी कण जो है समान काला में कंपन कर रहे हैं और इसके साथ साथ स्रोत से सबकी दूरी भी सेम है। आप देखेंगे सबकी दूरी भी सेम है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां सबकी दूरी भी सेम है। और यहां पर लिखा है खींचा गया अभिलंब, तो इस पॉइंट पर देखो, केंद्र से अगर मैं देखूं तो ये क्या है? एक चाप दिख रहा है, चाप जैसा दिख रहा है। तो इस चाप तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या अगर देखो तो क्या होती है? सतह पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा हर जगह। और यही लिखा है यहाँ पर कि खींचा गया जो अभिलंब होता है, ये अभिलंब है, एक तरह से खींचेंगे तो प्रकाश किरण को दर्शाएगा, ये किरण जैसा बनेगा और ये बताएगा कि किरण प्रकाश किस दिशा में चल रही है, ये बता रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझते रहना है और आगे चलते रहना है। क्लियर है क्या? ये मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो फटाफट से एक बार हो जाना चाहिए, राय तरीके से, भौकाल तरीके से, मजेदार तरीके से आगे चलते रहना है। क्लियर है क्या? आगे चले चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बेटा फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही करने वाला हूं मैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि नहीं पूछे जाते इतना 1 नंबर का क्वेश्चन। अगर पूछा भी जाएगा तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि सारे थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, तो थ्योरी से ही आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो लिखा है हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो स्पष्ट जो नहीं कर सकते वो कौन सा गुण है प्रकाश का? प्रकाश का व्यतिकरण कर सकते हैं एक्सप्लेन कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रकाश का विवर्तन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर है। बात सही है क्या? सी नंबर करेक्ट आंसर है या नहीं है? क्या लगता है? सी नंबर सही आंसर है या नहीं है? जल्दी से बताएंगे सी इज राइट आंसर और नॉट। सही है ना? सी सही आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं फिर फटाफट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी बात पर। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी किसने दी? सर्वप्रथम किसने कहा कि द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं और इसके बारे में किसने बताया? द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में किसने बताया? तो आप जानते हैं हाइगन ने। तरंगाग्र और तरंगिकाओं के बारे में सबसे पहले हाइगन ने ही बताया था। बी नंबर इज द राइट आंसर। तरंग सिद्धांत ही हाइगन ने दिया तो उन्होंने बताया ना, फिर तो हाइगन ने बताया था। याद रखेंगे, बेसिक का क्वेश्चन है, इस प्रकार से करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्लियर है क्या? आगे चले। इस क्वेश्चन के बाद फिर से मैं आपको बता दूं कि ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, अदरवाइज देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और देर हो रही है, अगर आप सही से तरीके से अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो देर हो रही है, लाइक नहीं कर रहे हैं तो देर हो रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो देर हो रही है, और शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत देर हो रही है। फिर तो जल्दी से बेटा, अगर आप लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए ना बेटा। ऐसे काम कैसे चलेगा? तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से शेयर करेंगे अपने सभी बच्चों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार फटाफट से जितने बच्चे ना, एक बार में शेयर कर दो। फटाफट शेयर करोगे बेटा तभी तो पहुंचेगी दूसरे बच्चे तक, है ना? तो जल्दी से शेयर कर देंगे। आगे की बात आगे देखते हैं। स्टार्ट करें, आगे चले। तो अब बहुत छोटा सा चीज,
प्रकाश का व्यतिकरण क्या है ये छोटा सा हम समझेंगे। इसको मैंने पूरा बुक का ही स्निप लिखा दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको लिखूं पूरा, तो इसको मैंने इसको एज इट इज ले लिया है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझा देता हूं, लिखना क्या है वो बता देता हूं। ठीक है, पूरा का पूरा आपको नकल नहीं करना है, पूरा का पूरा इतना नहीं लिखना है, मैं आपको बताता हूं कि लिखना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं हम। अब व्यतिकरण पर हमने YDSC मतलब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है, बट इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की, ध्यान से देखना, लगभग समान आयाम, लेकिन आयाम समान लगभग हो जाए चलेगा, लेकिन आवृत्ति सेम होनी चाहिए। अगर आवृत्ति सेम नहीं होगी तो कला संबद्ध नहीं रहेगा। तो यहां पर इसीलिए लिखा है जब लगभग समान आयाम अगर छोटा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो चलेगा। जैसे दो तरंगे हैं कम ज्यादा, द्वितीयक तरंग और प्राथमिक तरंग दोनों थोड़ा सा कम ज्यादा है, ठीक है, ब्लैक वाला और डॉटेड वाला, ठीक है, तो थोड़ा बहुत छोटी मोटी है, लेकिन आवृत्ति समान होनी चाहिए। और इस प्रकार की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, एक ही जगह से निकल के आ रही हैं, किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में अगर चल रही हैं, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता भिन्न भिन्न होगी। अब ऐसा क्यों होगा, रीजन समझिए। इस घटना को व्यतिकरण कहेंगे। अब ये क्यों व्यतिकरण हो रही है समझिए। कुछ बिंदुओं पर क्या हो रहा है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई देगी क्योंकि दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग हो जाता है, ठीक है, तो अधिक हो जाता है, योग से अधिक हो जाता है। तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों तरंगों की तीव्रताओं के अंतर से कम होती है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर देखेंगे, यहां पर परिणामी आप देखें तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, यहां पर देखेंगे तो 0 हो गया है, फिर इधर देखें तो फिर बढ़ा है, नीचे की तरफ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर यहां पर 0, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर न्यूनतम, फिर 0, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार एक ही दिशा में चलने वाली दो एक जैसी प्रकाश तरंगों द्वारा किसी बिंदु पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करना व्यतिकरण है। अब आप व्यतिकरण की परिभाषा दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या इससे भी सिंपल आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ये यहां से एक ही दिशा में चलने वाली दो एक जैसी तरंगों द्वारा किसी बिंदु पर अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करना व्यतिकरण कहलाता है। आप लिख सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि एक ही दिशा में, सिंपल भाषा में और एक्सप्लेन करूं मैं तो बोल सकते हैं एक ही दिशा में चलने वाली दो एक जैसी प्रकाश तरंगे जब एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं, ठीक है, और अध्यारोपित जो हो रही है उनका गुण भी बताना आपको इंपॉर्टेंट है। जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। सिंपल हो गया और भी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, काफी सिंपल सा आपको हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक तीसरी परिभाषा लिख ही देता हूं, यहां पर तीसरी परिभाषा लिख दे रहा हूं आपको। और ये जो है रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण है। जब एक ही दिशा में चलती हुई मिलती हैं तो संपोषी व्यतिकरण होता है, आयाम बढ़ जाता है। लेकिन विपरीत दिशा में, एक तरंग ऐसी चल रही तो एक तरंग जब अपने अधिकतम पे पहुंच रही है तो दूसरी तरंग अपने निम्नतम पहुंच रही है। तो इस बिंदु पर स्थित इस माध्यम में जो स्थित कण है, उस कण पर एक तरंग चाह रही है कि ये इधर कंपन करे, एक तरंग चाह रही है कि इधर कंपन करे, और बराबर बल लगा रही है, बराबर विस्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो होगा क्या, तरंग जो है किसी भी कण को, मतलब ये कण है किसी भी तरंग की दिशा में नहीं जाएगा और कोई तरंग प्राप्त नहीं होगी। एकदम सिंपल सी बात करें तो कोई तरंग प्राप्त नहीं होगी। विनाशी व्यतिकरण, विनाश हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव होता है। रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी मतलब, ठीक है, एक ही दिशा से, मतलब लाभकारी है ये, और ये विनाशकारी है। तो इसलिए विनाशकारी क्योंकि एक दूसरे का प्रभाव ही ये खत्म कर दे रही हैं और यहां पर एक दूसरे का ये साथ देती हैं और परिणामी और ज्यादा प्राप्त हो रही है। दो तरंगे प्रथम और द्वितीयक मिल करके जो तीसरी तरंग बना रही हैं वो काफी बड़ी बनती है, इसलिए संपोषी, विनाशी। अब एक नई परिभाषा मैंने आपको कहा तो लिख देते हैं व्यतिकरण की। तो व्यतिकरण की एक नई परिभाषा मैं इस प्रकार से लिखूंगा, यहां पर ये वाले पूरी लाइन वहां तक हम लिखेंगे, जब लगभग, ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जब लगभग समान, और ये पूछी जाती है इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं बेटा, नहीं तो मैं देता ही नहीं टाइम इतना। जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो
प्रकाश तरंगे, दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती हैं, दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को, अब देखो वो समान दिशा में चलती हुई हो या विपरीत दिशा में चलती हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया बस अध्यारोपित होती हैं, ठीक है, अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। बस सिंपल, इतने में सब कुछ समाया हुआ है, इस लाइन में सब कुछ समाया हुआ है। कुछ भी आप मुझसे क्वेश्चन कर लो इस लाइन को लेके, मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं, या कोई भी टीचर अगर इसको देखेगा तो कहीं नहीं बोल सकता कि ये गलत लिखा है। बहुत ही परफेक्ट जो है परिभाषा लिखी हुई है। समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण हो गया। व्यतिकरण के प्रकार आपको लिखना है, दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी। अब आप संपोषी को जब एक्सप्लेन करोगे तो आप लिखोगे संपोषी में क्या है कि एक ही दिशा में चलती हुई अगर मिलती है, ठीक है, तो परिणामी तीव्रता जो परिणामी तरंग है उसकी अगर मैं आयाम और तीव्रता की बात करूं तो बढ़ जाता है, तो मतलब संपोषी है। चित्र बना देंगे आप कौन सा, ये वाला। और विनाशी के लिए क्या लिखेंगे, जब विपरीत दिशाओं में चलती हुई दो तरंगें मिलती हैं, माध्यम में किसी भी बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार से बनने वाली जो या इस प्रकार का जो व्यतिकरण होता है उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और चित्र बना देंगे, ये क्लियर है। तो इस प्रकार से दो चित्र बनाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सिंपल सा एक मैं दिखा देता हूं चित्र कैसे बनेगा। तो आप संपोषी के लिए जब चित्र बनाते हैं तो आप देखेंगे, संपोषी के लिए जब आप चित्र बनाते हैं तो आप देखेंगे, आप पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। चलो मैं यहां पर ले लेता हूं, एक तरंग को मैं ले लेता हूं, इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है। एक तरंग थोड़ी बड़ी हो गई है, तो एक तरंग को मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, पहली तरंग है ये। और एक तरंग को मैं ले लेता हूं इस प्रकार से, एक तरंग को मैं ले लेता हूं, ये तरंग चल रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दो तरंगे हो गई यहाँ पर। एक तरंग हो गई ये वाली जो तरंग है, ये तरंग है मान लो y1, और ये जो तरंग है हरी वाली जो तरंग है इसको y2 मान लेता हूँ। तो अब देखो होगा क्या, जो रिजल्टेंट प्राप्त होगी, जो रिजल्टेंट तरंग प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी। रिजल्टेंट तरंग आप देखेंगे तो वो प्राप्त होगी आपको कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है ये परिणामी तरंग होगी, परिणामी तरंग। परिणामी तरंग जो प्राप्त होगी उसका आयाम, अब देखो इसका आयाम मान लेते हैं कि a1 था, ठीक है। मान लो इसका आयाम क्या था, यहां पर मत लिखो, इसका आयाम यहां पर लिख देता हूं मैं। इसका आयाम क्या था, मान लेते हैं a1 था, इसका आयाम क्या था, a2 था। तो इसका आयाम आप देखेंगे, ये आयाम देखेंगे तो ये जो होगा ये इन दोनों का जोड़ होगा, मैक्सिमम होगा a। इसको मैं कैपिटल A लिख दे रहा हूं। अब ये a जो है ये a1 और a2 से ज्यादा है, इसको संपोषी बोलते हैं, ठीक है। ये संपोषी व्यतिकरण है, फायदेमंद है, ठीक है। विनाशी क्या है, विनाशी क्या है कि अगर ये उल्टा मिल जाए, जैसे चलती हुई उल्टा मिल जाए तो क्या होगा बेटा, जैसे किसी माध्यम में चल रही हैं, किसी माध्यम में तरंगे चल रही हैं, ठीक है। एक चल रही है ऊपर की तरफ, एक चल रही है ऊपर की तरफ मान लो, ठीक है, एक चल रही है ऊपर की तरफ, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। और एक इसी प्रकार की है लेकिन उल्टा चल रही है, इसके उल्टा कैसे चल रही है, ठीक है, उल्टा कैसे चल रही है बेटा, सॉरी, इस प्रकार से इसको ले लेते हैं और इस प्रकार से इसको ले लेते हैं। तो देखो जितना इसका आयाम है अगर मैं मान लूं उतना ही इसका आयाम है, या नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ स्थापित करना चाहती है नीचे की तरफ, तो जो रिजल्टेंट प्राप्त होगी अगर दोनों का आयाम बराबर है तो यहां पर प्राप्त होगा। अगर दोनों का आयाम में से किसी एक का आयाम ज्यादा है, इसका कम है, तो छोटा सा बचेगा, इसमें से इस आयाम में से इस आयाम को घटा देंगे, छोटा सा बचेगा। यहां पर क्या होगा, a1 + a2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, a1 - a2 हो जाएगा। अगर ये a1 है और ये a2 है तो हमें देखने को मिलेगा अगर दोनों बराबर है, अगर a1 = a2 होगा और दोनों सेम है तो a बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 2a आ जाएगा। अगर दोनों ये बराबर यहां पर होंगे तो डबल हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, तो ये विनाशी हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं।
संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को आप देखेंगे यहाँ पर लिखा ये चीज़ें हैं, और इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा रखा हूँ। जो क्लास है आपकी मैराथन क्लास, पिछली क्लास में आपको समझा रखा हूँ डिटेल में। आपको जो क्लास लगाई गई थी उसमें देखने को मिलेगा आपको। अगर आपको सही समझना है डेरिवेशन इस ये कहाँ से आई है, फार्मूला कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेंड है, तो इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक बार फिर से, आप देख लीजिए। अदरवाइज इसको पूरा का पूरा अगर मैं बताऊँ तो आपको पहले से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण को भी हमने आपको दिखा रखा है कि किस प्रकार इसमें पाई का समगुणांक विषम गुणांक होता है, विषम गुणज होता है, और ये इस प्रकार से निकालते हैं। इसकी जगह पर कई बार 2n+1 भी लिख सकते हैं, 2n-1 जैसे लिखा 2n+1 भी लिख सकते हैं, तब भी विषम संख्या आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते हैं यहाँ पर। और ये a मिनिमम यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पर a मैक्सिमम प्राप्त होता है, तो a मैक्सिमम a मिनिमम दोनों निकालते हैं। और एक ग्राफ प्राप्त होता है, ये ग्राफ भी आपको दिखाया रखा है मैंने। इसमें आप देखेंगे तो 4a² आ जाता है, i बराबर 4a², क्योंकि मैंने दिखाया कि जो a आया था, a मैक्सिमम जो आया था, आपको क्या आया था 2a, अभी दिखाया। अब हम जानते हैं, ध्यान दो, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं i जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a² के, अर्थात i बराबर मैं करूंगा अगर, तो यह आ जाता है ka² के। अब a बराबर क्या है, a मैक्सिमम। अगर मैं i मैक्सिमम लूंगा तो मैं क्या लूंगा, i मैक्सिमम लिखूंगा। चलो k को नियतांक मानते हैं, तो अगर मैं a का वर्ग करूंगा मतलब 2 दूनी 4, a² आएगा। a तो नियतांक, k तो नियतांक है, तो k को अभी मैं थोड़ा सा हटा के रखूंगा तो a² 4a² दिखेगा आपको। इसी प्रकार मिनिमम आप देखेंगे तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि a मिनिमम जो हमें प्राप्त हो रहा था, a मिनिमम क्या प्राप्त हो रहा था 0, और a मैक्सिमम क्या प्राप्त हो रहा था हमें 2a। तो इसी प्रकार से a मिनिमम 0 है, तो a का स्क्वायर करेंगे चाहे ना करें 0 ही आएगा, i का मान भी 0 आएगा। तो आप देखेंगे सम संख्या पर सम जो गुणक है 0, फिर उसके बाद 2π, उसके बाद 4π, तो आपको मैक्सिमम प्राप्त होगा हर बार मैक्सिमम प्राप्त होगा। और जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं आप देखेंगे तो विषम संख्याओं पर आप देखेंगे जैसे पाई, 3π, 5π, इधर बस चिन्ह माइनस लगा है। चिन्ह का मतलब है कि दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। ऋण का मतलब यह नहीं कि ऋण कोण हो गया, नहीं, बस विपरीत दिशा में। ठीक है, एक दिशा को हमने धन माना है तो एक दिशा को ऋण। तो कोण के साथ आप देखेंगे सम संख्या पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको। कोण जो है कला की बात करें अगर, तो जो प्राप्त हो रहा है कोण के साथ सम संख्याओं पर उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। इसको उच्चिष्ट उच्चतम बिंदु बोलते हैं। निम्निष्ट कहां प्राप्त हो रहा है, विषम संख्याओं पर। इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप जानते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सी चीजें थी इस लेक्चर में। अब एक बार फिर से आपको बता दूं, फटाफट से ये होता रहना चाहिए, और वो जो घंटिया बज रहा है उसको बजाते रहें। और होली मनाया आप लोगों ने, होली का रंग जो है वो एग्जाम तक बना रहना चाहिए, और ये रंग जो है उतरना नहीं चाहिए आपके जीवन से भी। रंगीन जीवन होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, रंगों से भरा हुआ, हर तरह के रंग होने चाहिए जीवन में, कलरफुल लाइफ एक होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कलर भर दो फिर फटाफट से। हमारी लाइफ में भी थोड़ा सा कलर की ज़रूरत पड़ती है सबके लाइफ में, तो यहाँ पर भी कुछ कलर होने चाहिए। इसको कलरफुल करो फटाफट से। सब्सक्राइब जब करेंगे तो एक कलर होता है लाल लाल, उसको क्लिक करोगे, ठीक है, फटाफट से। तो कलरफुल चीज़ें करते रहना चाहिए। तो फटाफट से शेयर करते रहें, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो मैंने इतना कुछ पढ़ाया आपको इस चैप्टर में, मैं इतना धीरे क्यों चला, और मैं क्यों कह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्हीं से आएंगी। तो आप दिखाता हूं आपको मैं एग्जाम में। तो 2020 के एग्जाम का पेपर है ये। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यंग के द्विक रेखा चित्र डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC जिसको हम बोलते हैं, कि सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा यहां पर। ये नहीं पूछा है व्यतिकरण क्या होता है, कुछ नहीं। अगर पूछ लिया होता कि व्यतिकरण क्या है संपोषी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के साथ, और फिर पूछता व्यंजक क्या है, तो 5 नंबर का हो जाता है। लेकिन सिर्फ पूछा है व्यंजक बता दीजिए, तो छोटा सा ही व्यंजक है, 3 नंबर का पूछा इसलिए। हाइगन का देखो, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत पूछ लिया। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न दे दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश है, एक रंग का प्रकाश है, वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। तो इसमें कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। देखो, अपवर्तित प्रकाश की और परावर्तित प्रकाश की। तो आप जानते हैं सिंपल सा स्नेल का नियम पूछा गया है। इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है और जा रहा है किसमें, कांच के अंदर जा रहा है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो आपको क्या है, कोण निकाल लेना है। ठीक है, कैसे आ रहा है बेटा, सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित की प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य हम चाल ज्ञात करनी है। तो जब अंदर जाएगा उसके, तो जो अपवर्तित प्रकाश होगा उसकी चाल बतानी है आपको क्या होगी, और तरंगदैर्ध्य क्या होगा, और जो परावर्तित प्रकाश होगा उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य क्या होगी, ये बताना है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ आप छोटा सा देखेंगे, फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया इतना लंबा।
प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? अभी अभी आपको दिखाया था आवश्यक शर्त किस प्रकार से लिखते हैं। प्रकाश कला संबद्ध होनी चाहिए, आयाम समान होनी चाहिए, लगभग आवृत्ति समान होनी ही चाहिए, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। तो ये शर्त जो है ये आपको यहाँ पर, वैसे यहाँ पर शर्त वगैरह में लिखा दिखा दिया हूँ। यहाँ पर व्यतिकरण क्या है, आपके बोर्ड का एग्जाम में किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त भी यहाँ पर लिखी है। तो 5 शर्त यहाँ लिखी हैं, 5 में से कोई भी 3-4 आपको याद होंगी, आपका काम चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 3 से 4 याद रख लेना है। कालांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए, मतलब फाई बराबर 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और इसके बाद दोनों तरंगों की आवृत्तियां एवं तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तो आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, फिर से आवृत्तियां बराबर होंगी तो कालांतर 0 ही होगा। अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, एकदम परफेक्ट अगर चाहिए तो आयाम बिल्कुल बराबर, अर्थात A1 बराबर A2 हमें चाहिए और इसको A मान लो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। प्रकाश स्रोतों के मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जैसे दोनों तरंगा जिसके कारण दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में अग्रसित होकर फ्रिंजे बना सके, अधिक चौड़े फ्रिंजे बना सके। अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है, तभी फ्रिंज जो लेते हैं, स्लिट जो लेते हैं, स्लिट बहुत पतली लेते हैं, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट देखते हैं, एक पतली सी एक रेखा है, एक पतला सा एक रेखा होता है कुछ mm का, ठीक है, 1 mm 2 mm, और उतने पतली जगह से प्रकाश गुजरती है, तब जाके हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है अच्छे प्रकार से। तो ये कुछ शर्तें हैं, याद रखें। हाइगन्स के द्वारा, देखो हाइगन्स का फिर से पूछा गया है, के द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम का सिद्ध कीजिए। देखो मैंने कहा था परावर्तन का नियम पूछा जाएगा तो किस नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाएगा। यंग के द्विझिरी प्रयोग, फिर से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछा है। बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करिए, 5 नंबर का पूछा गया है। देख लीजिए व्यंजक व्युत्पन्न करने का आएगा, 5 नंबर का आएगा, मैंने बता रखा है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। 3-4 बार पूछा गया है अलग अलग सेट में, 2 बार हो चुके हैं ऑलरेडी। 2 स्रोत कला संबद्ध हैं होते हैं यदि वे तरंग उत्पन्न करते हैं। एक छोटा सा पूछा गया है यहाँ पर, 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको फटाफट से करना होगा। क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर डी नंबर इसका सही आंसर है। 2 स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे नियत कलांतर उत्पन्न करते हैं, तो नियत कलांतर की होना चाहिए, डी नंबर सही आंसर है इसका, ठीक है। इसके साथ साथ प्रकाश व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण अभी बताया था, इसलिए व्यतिकरण को डिटेल में मैंने पढ़ा है आपको। एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखी, ठीक है, जो आपको डेरिवेशन कराया था, टी मोटाई की प्लेट रख दी गई थी, तो विस्थापित जो हो जाएगी फ्रिंज, उसका व्यंजक निकाल दीजिए 5 नंबर का, ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई आई नोट दिया है, तो एक स्लिट को बंद करने पर इस स्थान पर तीव्रता क्या हो जाएगी, स्लिट को एक बंद कर दो, डबल स्लिट में एक स्लिट को बंद कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यह पूछा गया है। कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं, फिर से कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत का मतलब कि दोनों स्रोत से जो प्रकाश निकल रहे हैं उनके कंपन एक समान होने चाहिए। अगर एक समान कंपन कर रहे हैं माध्यम के कण तो कला संबद्ध है, ठीक है। दोनों के बीच का कलांतर 0 होना चाहिए। स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए, आवश्यक शर्त, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि अच्छे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, या स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो जो अभी शर्त दिखाया था पीछे, ये इधर शर्त दिखाया था, यही शर्त है, फिर से यही चीज पूछा है व्यतिकरण के लिए, तो शर्त पूछा गया है, ठीक है। और कह रहा है कि दिखाइए कि यंग के द्विग रेखा क्षेत्र प्रयोग में प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। फिर से 5 नंबर का बीटा बराबर फिर से आपको निकालना है लैम्डा डी डिवाइड बाय डी। फिर से यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, छोटा सा चीज पूछ लिया साथ में, और ये 3 नंबर का एक्चुअली ये बनता है, बट 2 चीजें ऊपर पूछ लिए तो अपने आप 5 नंबर का हो गया, तो 3 2 5 नंबर का हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए इस क्लास की। लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक करके समझा रहा हूं, जो चीजें आपको लेके आ रहा हूं आपके एग्जाम के लिए, खास करके मैं वही चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई हैं या डायरेक्ट पूछी जाएंगी। तो इसमें काफी टाइम लगता है, और टाइम लग रहा है तो टाइम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि आप लोग खास हैं हमारे लिए, और मेरे लिए मेरा चैनल भी खास है। अगर खास है मेरे लिए, दोनों आप लोग खास हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे खास लोग मेरे खास चीज़ों का ध्यान रखें। तो थोड़ा सा ध्यान रखते रहें, आगे आगे करते रहें चीज़ों को। फिर से दिखाता हूं, एक पतले झिरी द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन। आप देखो कि मैंने कहा था ना, एक ही बार विवर्तन पूछा गया है। विवर्तन प्रतिरूप के लिए तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए, ये आ जाएगा आपका 3 नंबर का, ठीक है। अब 2 नंबर का आपको पूछा गया है यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, तो ये कुल मिला के 5 नंबर का हो गया। 2 नंबर का ये सवाल, तो 3 2 5 नंबर का। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दे रखा है, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम का दे रखा है, लैम्डा बराबर दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर दे रखा है प्रकाश जो है इतने सेंटीमीटर चौड़ाई झिरी पर
आपतित होता है। ए का मान दे रखा है, चौड़ाई का मान दे रखा है कितना 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर दे रखा है। अभिलंबित पड़ता है तो द्वितीयक निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा कोणीय स्थिति निकालनी है। बीटा की बात करना है या कोणीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो थीटा निकालेंगे। थीटा की बात कर रहा है, द्वितीयक निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए तथा केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालिए। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई थीटा बराबर जो आपको निकाल के दिखाया था ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न बनता है। केंद्रीय उच्छिष्ट जो आपको दिखाया था इस प्रकार से ये थीटा होता है, ये थीटा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक डी होता है, ये स्रोत होता है यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था। तो जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको दिखाया था ये x होता है, ये x होता है, ये बन जाता है पूरा का पूरा 2x दिखाया था, ये 2x होता है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक d होती है। तो आपको कोण दिखाया था थीटा बराबर या 2 थीटा बराबर आपको दिखाया था क्या होता है बेटा, 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, अगर आप देखेंगे तो 2x डिवाइड बाय आ जाएगा d के, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या करेंगे तो थीटा बराबर 2x बाई डी करेंगे तो थीटा बराबर x बाई डी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से निकालने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में यही तक रखेंगे। छोटी छोटी जो चीजें हैं आप देखेंगे, बार बार आपका हाइगन का तरंग सिद्धांत पूछा है और उसके नियम से इस बार अपवर्तन का, स्नेल का नियम मतलब अपवर्तन को पूछा गया है, 2 नंबर का पूछा गया है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये देखिए 3 नंबर का हो गया। अब एक छोटा सा सवाल 2 नंबर का हो गया, तो सिंपल सी बात 5 नंबर का बन गया। क्लियर है, ये आधा पूछा गया है, xn तक पूछा गया है, xn का फॉर्मूला निकाल देना है, बस खत्म, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है, बीटा तक नहीं जाना है इसमें, xn तक पूछा गया है। बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन इसके साथ साथ डाल दिया गया है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके साथ ऐड कर दिया, अपने आप 5 नंबर बन गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, एकल स्लिट को द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को निकालना है। और आप देखेंगे 3 नंबर का ये है, विभाजन का चित्र बनाना है, 3 नंबर का है। इस प्रकार से आप देखते हैं पूरा चैप्टर जो है कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन है और सिर्फ 3 ही डेरिवेशन है जो बार बार पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है YDSE, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द्विझिरी प्रयोग। याद रखें, एग्जाम में जाने से पहले इसको 10 बार सोच के जाना, पढ़ के जाना, इसको परफेक्ट तरीके से तैयार करके जाना बिल्कुल। और व्यतिकरण क्या है ये पढ़ के जाना, क्योंकि व्यतिकरण पूछा जाएगा और व्यतिकरण की शर्त भी पढ़ के जाना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण की शर्त, व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण की शर्त, व्यतिकरण के प्रकार और YDSE। ये अगर इतना पढ़ लोगे ना तो इन 2 टॉपिक में से एक टॉपिक तो पक्का आएगा, कम से कम 3 नंबर आपका फिक्स है। क्लियर है, तो ये करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। क्लास में जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। फिर से मिलेंगे आपको, टाइम टेबल आपको पता है। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो रुबेना मैडम की होगी, इंग्लिश की क्लास, तो तैयार रहें, जल्द ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस क्लास के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राय बाय बाय।